हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। और हमारा टॉपिक चल रहा है मेवाड़ का इतिहास, जिसमें हमने सर्वप्रथम देखा था राजा गोहिल को। उसके बाद हमने बप्पा रावल जी को देखा था कि इन्होंने कौन सी किसे राजधानी बनाया। तो उन्होंने राजधानी बनाया था नागदा को, और सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे उन्होंने ही। और एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनाया था, और स्वयं को क्या घोषित किया था, दीवान घोषित किया था। और यही परंपरा आगे चलती चली जाती है। उसके बाद हमने देखे थे हम यानी गोहिल राजा और गोहिल, उसके बाद बप्पा रावल जी को देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे राजा अल्लट और रावल जेतर सिंह को। तो हम देखेंगे राजा अल्लट, जिनको उपाधि मिली थी एक आलू रावल की, आलू की मिली हुई थी। तो ध्यान रखना है, आलू की उपाधि किसको दी गई? राजा अल्लट को। तो ये तो इजी है, ज़्यादा इतना नहीं है। तो किसके द्वारा दी गई थी? ये भाटों द्वारा दी गई थी। इनके एक साहित्य है ख्यात साहित्य, उसमें इसका वर्णन मिलता है कि भाटों द्वारा इनको आलू की उपाधि दी गई थी। किसको? राजा अल्लट को। सर्वप्रथम इन्होंने नौकरशाही का गठन किया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बनता है कि नौकरशाही का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया था राजा अल्लट ने। तो देखिए, थोड़ा याद करने के लिए हिंट दे रही हूँ आपको यहाँ पर कि आलू ज़्यादा हो गए, तो अब उनको बेचने के लिए क्या दी गई है? नौकरी दी गई है लोगों को। यहाँ से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नौकरशाही का गठन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये कौन थे? राजा अल्लट। इसके अतिरिक्त एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह राजस्थान का कौन सा था? तो वो था राजा अल्लट का। इन्होंने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। तो ध्यान रखना है, नौकरशाही यानी आलू अधिक हो गए तो क्या रखे? नौकर रखे उनको बेचने के लिए। और ये आलू इतने फेमस हो गए कि बाहर भी गए, हुणों तक भी चले गए। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं आप, अगर ध्यान रखना चाहें तो। अगर वैसे आपको ये ध्यान है तो वैसे रख लीजिए, लेकिन इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि नौकरशाही और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रखिए इनको। और बात करें कि भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कौन सा था? तो चंद्रगुप्त द्वारा किया गया था सेल्यूकस निकेटर की पुत्री के साथ, वो था। राजस्थान की बात करें तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह राजा अल्लट का था, हूँ राजकुमारी हरिया देवी से। नेक्स्ट बात करेंगे, एक इन्होंने नगर बसाया था आहड़। इसी को आगे चलकर इन्होंने क्या बनाया? राजधानी। तो आहड़ पूछा जाता है किसके द्वारा राजधानी बनाई गई थी? तो आ से ही ध्यान रखना होगा आपको। आलू मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अल्लट जी ने बनाई थी राजधानी आहड़ को। तो यहाँ पर सभी राजधानियों को देखें तो सर्वप्रथम नागदा राजधानी बनी थी, जो कि काल भोज ने बनाई थी। और उसके बाद आहड़ अल्लट जी ने बनाई। चित्तौड़गढ़ को बनाया था रावल जेतर सिंह ने। उदयपुर गोगुंदा को बनाया था महाराणा उदय सिंह ने। कुंभलगढ़ को बनाया था महाराणा प्रताप जी ने। चावंड को भी बनाया था महाराणा प्रताप ने। और चित्तौड़गढ़ को एक बार फिर से बनाया था किसने? अमर सिंह जी ने बनाया था। और उदयपुर जो 9वीं राजधानी रही थी महाराणा भीम सिंह के समय में। ये ध्यान रखने हैं, राजधानियों से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम काल भोज की राजधानी नागदा को देख चुके हैं, अल्लट की राजधानी आहड़ को देखेंगे आज, और राव जेतर सिंह की राजधानी चित्तौड़गढ़ को देखेंगे। इसके अतिरिक्त आहड़ के नज़दीक ही अल्लट जी ने जगत अंबिका माता का मंदिर बनवाया था। ध्यान रखना है, ये जगत अंबिका माता मंदिर कहाँ पर है पूछा जाता है। तो जगत अंबिका का यानी माँ का उदय कहाँ पर हुआ? उदयपुर में। तो ये ऐसे ध्यान रख लीजिए, जगत अंबिका माँ का उदय कहाँ पर हुआ है? उदयपुर में। तो ये मंदिर किसने बनवाया था? अल्लट जी ने बनाया था। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं वो ध्यान रखने हैं। उपाधि क्या थी इनकी? आलू थी। नौकरशाही का इन्होंने सर्वप्रथम गठन किया था। और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किसका हुआ? अल्लट जी का और हूण राजकुमारी हरिया देवी का। राजधानी थी आहड़, और जगत अंबिका माता का मंदिर बनवाया किसने? राजा अल्लट ने। इनके उत्तराधिकारी की बात करेंगे तो इनके उत्तराधिकारी कौन थे? छेम सिंह। ठीक है, छेम सिंह ने, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रावल उपाधि धारण की थी किसने? छेम सिंह ने, जो कि कौन है? अल्लट के उत्तराधिकारी हैं ये।
तो ये प्रथम शासक थे छेम सिंह जिन्होंने रावल की उपाधि धारण की थी। तो यहीं से रावल शाखा का उदय होता है, यानी जो शासक आगे के हुए उन्होंने अपने आप नाम के आगे क्या लगाया, रावल। तो रावल जेत्र सिंह, रावल सामंत सिंह, रावल कुमार सिंह ऐसे बोले जाने लगे। पहले राजा बोलाए जाते थे, अब क्या हो गया, छेम सिंह ने उपाधि ली, कौन सी, रावल की उपाधि ली, और उसके बाद कह सकते हैं रावल शाखा का उदय हुआ। तो क्वेश्चन जहाँ से बन सकता है, ध्यान रखिए कि रावल शाखा का उदय किसके समय में हुआ, तो उपाधि धारण की छेम सिंह ने, और इन्हीं के तहत ये इसका उदय हुआ। तो ध्यान रखना है, रावल उपाधि सर्वप्रथम किसने धारण की थी, वो थे छेम सिंह। इनके दो पुत्र थे, सामंत सिंह और कुमार सिंह। तो सामंत सिंह पहले शासक बनते हैं, जिनको मालवा के शासक थे, परमार शासक थे मालवा के, मुंज, उन्होंने इन पर आक्रमण किया और पराजित कर दिया। यानी सामंत सिंह को किसने पराजित किया, मालवा के परमार शासक मुंज ने। इसके बाद क्या होता है कि सामंत सिंह के जो भाई हैं कुमार सिंह, ये फिर से क्या करते हैं, राजपाट संभालते हैं। और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जेत्र सिंह किसके पुत्र हैं, तो वो हैं कुमार सिंह के। ठीक है, पहले सामंत सिंह शासक करते हैं और इनको हरा देते हैं मुंज। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका, लेकिन इसके बाद जैसे फिर से राजपाट संभालते कौन है, कुमार सिंह, ये हरा देते हैं और अपना सिंहासन प्राप्त कर लेते हैं। और जो शासक आते हैं, शक्तिशाली शासक आते हैं, वो कौन है, जेत्र सिंह। और इन्हीं के काल को स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छा काल रहा, इन्होंने बहुत युद्ध किए और दिल्ली के शासकों को पराजित किया, इसीलिए इनके काल को स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो ये सभी चीज़ें हम आगे देखेंगे अब। तो ध्यान रखना है किसके पुत्र हैं जेत्र सिंह, रावल कुमार सिंह के। जेत्र सिंह बड़े ही शक्तिशाली शासक रहे। वास्तविक शासक की बात करें मेवाड़ के, तो वो थे बप्पा रावल जी, और शक्तिशाली शासक हुए जेत्र सिंह, इसीलिए इनके काल को स्वर्णिम काल कहा जाता है मेवाड़ का। तो युद्ध किए थे इन्होंने दिल्ली के शासकों से। तो एक तो था भूताला का युद्ध, जो कि इल्तुतमिश उस समय राजा थे, और दूसरे की बात करें तो वो था नसीरुद्दीन मोहम्मद के साथ इनका युद्ध हुआ था। नसीरुद्दीन मोहम्मद ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था और अपने पैर जो है पीछे लेने पड़े थे, यानी इतनी बहादुरी से ये लड़े कि नसीरुद्दीन मोहम्मद को वापस लौटना पड़ा था। एक और युद्ध करते हैं, ये जालोर पर आक्रमण करते हैं, तो ये भी देखेंगे हम। तो इतना जालोर से क्वेश्चन नहीं बनता है, थोड़ा वैसे ही याद रख लीजिए कि जालोर पर भी उन्होंने आक्रमण किया था। उस समय जो शासक थे वो थे उदय सिंह सोनगरा, और जेत्र सिंह के बीच ये युद्ध होता है, और यहाँ पर उदय सिंह सोनगरा जो है पराजित होते हैं, और एक संधि होती है, और उस संधि के तहत ये जेत्र सिंह जो है ना अपने पुत्र का विवाह करवाते हैं रूपा देवी के साथ। तो ये जालोर आक्रमण था, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं आप। भूताला का युद्ध पूछा जाता है कि किस किस के बीच हुआ था, तो इल्तुतमिश और जेत्र सिंह के बीच हुआ था, रावल जेत्र सिंह के बीच। ठीक है, डेट नहीं पूछी जाती क्योंकि बहुत विवाद है इसके बारे में, तो 1226 में थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, लेकिन डेट आपके टेस्ट में किसी में भी नहीं पूछी जाएगी क्योंकि ये विवादित है। तो भूताला का युद्ध कहाँ पर हुआ, ये कहाँ पर है ये भूताला, तो ये है हल्दी घाटी में है, और राजसमंद के यानी हल्दी घाटी के आसपास है ये, राजसमंद में। भूताला कहाँ पर है, मैंने बताया राजसमंद में। और ये भूताले के युद्ध का जो वर्णन कहाँ से मिलता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। जयसिंह सूरी की एक रचना है हमीर मद मर्दन, इससे हमें वर्णन मिलता है भूताला के युद्ध का, कि इल्तुतमिश और जेत्र सिंह के बीच युद्ध होता है, और यहाँ पर इल्तुतमिश जो है पराजित होते हैं और इनकी सेना वापस लौट जाती है। लेकिन लौटते लौटते क्या करती है, नागदा जो कि राजधानी किसकी थी, बप्पा रावल जी की थी, काल भोज की, उसको इन्होंने लूट लिया था। तो ये ध्यान रखना है, इल्तुतमिश के समय में जो ये सेना जाती हुई क्या करती है, नागदा को एक तरह से आग लगा देती है। और इसी के तहत देखिए जेत्र सिंह ने एक राजधानी बनाई थी, तीसरी राजधानी जो मेवाड़ की बनी थी। इससे पहले कौन सी बन चुकी थी, नागदा बनी थी जो कि काल भोज ने बनाई थी, दूसरी आहड़ बनी थी जो कि राजा अल्लट ने बनाई थी, तीसरी जो राजधानी बनी वो चित्तौड़गढ़ बनी जो कि किसने बनाई, रावल जेत्र सिंह ने। तो इस घटना के बाद ही इल्तुतमिश की जब सेना ने नागदा को आग लगा दी थी, तो उसी के बाद ही ये चित्तौड़गढ़ को अपनी नई राजधानी बनाते हैं। तो ध्यान रखना है, तीसरी राजधानी बनी चित्तौड़गढ़
रावल जेतर सिंह ने इसको बनाया था। तो मैं आपको बता चुकी हूँ राजधानी बनाया चित्तौड़गढ़ को, और कारण क्या रहा वो भी मैंने बताया। मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णिम काल कहलाता है रावल जेतर सिंह का समय। तो आप देख सकते हैं कितने शक्तिशाली थे, इन्होंने इल्तुतमिश को हराया। इसके अतिरिक्त दिल्ली के ही एक शासक थे नसीरुद्दीन मोहम्मद, इनको हराया था इन्होंने। तो एक तरह से बड़े ही शक्तिशाली शासक कहलाए ये। इनके बारे में कथन भी है कि दशरथ जी कहते हैं कि मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णिम काल कहलाता है। कौन से किस शासक का, ये क्वेश्चन बनता है कि स्वर्णिम काल कहलाता है मेवाड़ के किस शासक का, तो वो है रावल जेतर सिंह। और चित्तौड़गढ़ को जीतने वाले प्रथम शासक थे ये ऐसा कौन कहते हैं, दशरथ जी कहते हैं ये ऐसा। और सर्वमान्य तथ्य की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ जो विजेता थे, जो प्रथम विजेता थे चित्तौड़गढ़ को जीतने वाले, वो कौन थे, काल भोज थे। दशरथ जी ही मानते हैं कि चित्तौड़गढ़ को किसने जीता था, रावल जेतर सिंह ने। अन्य सभी जो सर्वमान्य तथ्य है वो चित्तौड़गढ़ का विजेता, प्रथम विजेता किसको मानते हैं, काल भोज को। ये तो ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर अपवाद है, ये एक तरह से जैसे डिस्प्यूट चलती रहती है। दशरथ जी कहते हैं कि रावल जेतर सिंह ने जीता था चित्तौड़गढ़ को, हर बुक में ये यही लिखते हैं। और बात करें बप्पा रावल जी की, जो कि काल भोज इनका नाम था, मूल नाम, तो इन्होंने जीता था, ये कौन कहते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग को सर्वप्रथम जीता था किसने, काल भोज ने। और इस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है, मानमोरी शिलालेख से मिलती है। तो ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट जो प्रमाणित सत्य है वो यही माना जाता है कि मानमोरी शिलालेख से जो प्रमाण मिलता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग किसने जीता है, काल भोज ने। तो ये ध्यान रखिए, मान मौर्य से जीता था काल भोज ने ये। और दशरथ जी क्या कहते हैं, चित्तौड़गढ़ किसने जीता, रावल जेतर सिंह ने। तो ये थोड़ी जो इनके कथन हैं ये थोड़े ध्यान रखने हैं, क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। मानमोरी शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो चित्तौड़ के मानसरोवर झील से प्राप्त हुआ था। किसको, कर्नल जेम्स टोड को। और इनको इतना अच्छा लग गया था कि ये अपने साथ ले जाते हैं इसको, लेकिन जब रास्ते में भार अधिक हो जाता है तो ये इसको समुद्र में फेंक देते हैं। तो ध्यान रखना है इस कथन। तो इन कथनों को थोड़ा याद रखिए कि दशरथ जी क्या कहते हैं और मानमोरी शिलालेख में क्या लिखा गया है। इसके बाद हम देखेंगे नसीरुद्दीन मोहम्मद की बात करेंगे। तो इन्होंने किस पर आक्रमण किया, रावल जेतर सिंह पर आक्रमण किया, लेकिन ये यहाँ पर नहीं हारते हैं जेतर सिंह जी। और तो क्या हो जाता है, नसीरुद्दीन मोहम्मद जो हैं वापस पलायन कर जाते हैं, वापस चले जाते हैं। इसीलिए इनको बड़ा शक्तिशाली शासक कहा गया है दशरथ जी के द्वारा। एक तो इन्होंने कथन कहा कि स्वर्णिम काल है इनका, ठीक है। दूसरा कथन इनका कि नव शक्ति संचारक थे कौन, रावल जेतर सिंह। तो नसीरुद्दीन मोहम्मद ने यहाँ पर आक्रमण क्यों किया था, कारण भी ध्यान रख लीजिए थोड़ा, कि यहाँ के इनके एक दीवान थे, दीवान मान लीजिए कि जलालुद्दीन सूबेदार कह लीजिए, दीवान कह लीजिए, कुछ भी था, यानी कुछ मैटर था। तो ये वो दीवान जो हैं यहाँ पर आ जाते हैं चित्तौड़गढ़ में, किसके पास, रावल जेतर सिंह के पास। और रावल जेतर सिंह इनको शरण देते हैं, और शरण के तहत ही नसीरुद्दीन मोहम्मद इनको कहते हैं कि मुझे लौटा दीजिए। तो ये जेतर सिंह जी इनको नहीं लौटाते हैं, इसीलिए नसीरुद्दीन मोहम्मद द्वारा किस पर आक्रमण किया गया, रावल जेतर सिंह पर। लेकिन इनको मुंह की खानी पड़ी और ये वापस लौट जाते हैं। इसीलिए शक्तिशाली शासक कहा जाते हैं रावल जेतर सिंह, ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। इसके अतिरिक्त एक कोटेशन और मिलती है कि गौरीशंकर ओझा द्वारा इनको मेवाड़ का शक्तिशाली शासक कहा गया है। तो ये पूछी जा सकती है, ध्यान रखिए इनको। तो बहुत ही शक्तिशाली शासक रहे रावल जेतर सिंह। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने देखा राजा अल्लट जी को, और उसके बाद इनके उत्तराधिकारी छेम सिंह को। वहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं हमने वो सभी वहाँ यहाँ पर डिस्कस किए। इसके बाद देखे रावल जेतर सिंह को। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा।